ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जमहूरियत तबाह होती है, क्योंकि ये मानते ही नहीं है, ये ढीठ हो जाते हैं, ये कहते हैं कर लो जो कुछ करना है। पीटीआई का और शेख रशीद का और उनकी झूठी सियासत का इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जनाजा निकलेगा। पिछले 7 महीने से जिस झूठ पर नवाज शरीफ साहब पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, आज वो पर्दा उठ चुका है। तूफान बदतमीजी को कम करें ताकि कोई शरीफ आदमी, कोई आला तरीन जज आके इस हकीकत को कौम पे आशना करे और दुनिया पे आशना करे। उस मुल्क के अंदर एक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जो अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारे मजीद तबाह कर रहा है, इसको बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से यानी पनामा लीक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो यूँ लग रहा था कि शायद दिनों में इस केस का फैसला आ जाएगा और बड़ी स्पीडी हमने देखा कि इस हवाले से समाअत होती रही है। लेकिन फिर ऐसा हुआ, आज से 3 रोज़ पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अनवर ज़हीर जमाली, उनके रिटायरमेंट का वक्त आया और क्योंकि वो इस बेंच को हेड कर रहे थे तो अब इस बेंच को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब जो नए चीफ़ जस्टिस हैं वो इस बेंच को जो है वो उसकी क़यादत करेंगे और जनवरी के अगले पहले हफ्ते तक की ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब तक की जो समाअत हुई है उसमें एक पॉइंट जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये तस्लीम किया है कि 2006 में जो उनकी ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी और पार्क लेन फ्लैट जो लंदन में ख़रीदे गए हैं, इस हवाले से उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है। लेकिन सवाल वही है जो अदालत की जानिब से उठाया गया, बार बार उठाया गया कि ये पैसा कैसे आया है, किस तरह से ये फ्लैट्स ख़रीदे गए हैं, ये अभी तक कोई नहीं बताया गया, ना ही कोई दस्तावेजी सबूत इस हवाले से सामने रखा गया है। और इसी के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, जिनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो फ्लैट्स हैं ऑफशोर कंपनीज हैं ये 2006 से पहले की हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से कोई सबूत फ्राहम नहीं कर सके। यानी केस वही है, जो सवालात हैं वही पुराने हैं, लेकिन अब जो बेंच है वो नया होगा। अभी ये भी बहस चल रही है क्या बेंच बनेगा या ये मामला जो है वो कमीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान वो मुस्तरद कर चुके हैं इस तजवीज़ को कि वो बेंच नहीं चाहते हैं और वो इसी बेंच से, यानी जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत कर रहा है वो इसी बेंच से इंसाफ की तवक्को करे। अब ये मामला किधर जाएगा, जनवरी के पहले हफ्ते में क्या होने जा रहा है, क्या जो नया बेंच वो इसकी समाअत करेगा या कमीशन बनने जा रहा है, और अगर कमीशन बनता है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बायकॉट करती है तो फिर पोजीशन क्या बनती हमें नज़र आ रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सलमान आबिद साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 24 न्यूज़ ऑन साही मौजूद हैं। साही साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और तीसरे मेहमान हमारे इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, जान अचकज़ई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और CM बलोचिस्तान के एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया आपका अचकज़ई साहब, आपका भी। मैं आप ही की तरफ आना चाहूँगा सबसे पहले और आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब मेरा ख्याल है कि आप मिल गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अब खासा वक्त मिल गया है कि आप जो सवालात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान की जानिब से उनके जवाब दे सके। बार बार ये कहा गया कि सबूत नहीं दिए गए, बार बार ये कहा गया दस्तावेजी सबूत और जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई वो नहीं दी गई है। वज़ीर आज़म ने बार बार पार्लियामेंट में 3 दफ़ा खिताब भी किया और उन्होंने जो कुछ कहा उस हवाले से सबूत अदालत में पेश नहीं किए गए। तो अब अगर समाअत होती है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग होती है तो अब आप सबूत देने के लिए तैयार हैं, ये इस पोजीशन में हैं और तैयारी के लिए और होमवर्क के लिए आपको टाइम मिल गया? पहली बात ये कि आप किस तरह इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने सबूत नहीं दिए, और आप किस तरह इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमने सबूत दिए हैं वो आपके ख्याल में सबूत नहीं है। अदालत की, मैं तो नतीजे में नहीं पहुंचा, अदालत का ये कहना है। नहीं, अदालत अजमल सईद साहब के रिमार्क्स देख लें अभी 2-3 रोज पहले के। नहीं, रिमार्क्स में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने, नहीं, आप मिसकोट ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपने सबूत पेश किए हैं ये लीगल सबूत नहीं है। रही ये बात कि हमने जो क्रोनोलॉजी उनके सामने रखी है, हमने बता दिया कि पैसे कहाँ से आए, हमने सोर्सेज बता दिए। अगर किसी को शक है तो कतरी शहजादा पाकिस्तान में था, उनको भी बुलाया जा सकता था, कोर्ट कभी भी उसको किसी वक्त भी बुला सकते हैं। जो ऑफशोर डिटेल्स हैं उनके सामने हैं। अगर शरीफ ख़ानदान के बच्चे कोर्ट चाहे वो भी सामने आ सकते हैं, उनके वकील बैठे हुए हैं। हर हवाले से
हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट को सेटिस्फाई करें क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। रही ये बात कि एक केस हुआ है जिसमें पिटिशनर दावा किया है, अब उन्होंने साबित करना है कि नहीं हमने मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं की, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो हमने सबूत शामिल किए वो काफ़ी नहीं है, नहीं हमने करप्शन के हवाले से जो हमने सबमिट किए कि ये करप्ट मनी नहीं है। इन्होंने काउंटर करना है। क्या उनका काउंटर केस हमारे सामने है? बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी आप डाउनलोड जो आपने किए हैं डॉक्यूमेंट वो पढ़ें, जो पकौड़े के टुकड़े हैं वो पढ़ें, और जो पनामा के नाम पे जो डॉक्यूमेंट स्टील हुए हैं वो काफी सबूत है जिसकी बुनियाद पे ये ओपन एंड शट केस अच्छा, है। अजय भाई साहब ये बताइएगा, आपने कहा आपने सबूत दे दिए हैं, जरा कौम के सामने रखेंगे कि आपने सबूत क्या दिए हैं? क्योंकि अजमत सईद साहब के अगर हम आखिरी रिमार्क्स देखें वो तो ये कहते हैं ना दरखास्त गुजार ने ना दोनों फ्रीकैन ने अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिए और उन्हें इस हवाले से खासी मायूसी भी आई। उनके लास्ट रिमार्क्स हैं, तो आप जरा बताएंगे कौन से सबूत आपने दिए? मनी ट्रेल आपने साबित कर दिया या डॉक्यूमेंटेशन दी है? मनी ट्रेल बिल्कुल हमने बैक की है। मनी ट्रेल हमने 40 साल पहले जो लेट नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब है उनकी मनी ट्रेल हमने दे दी है 40 साल पहले। अगर आप 40 साल पहले किसी भी कंपनी का, चाहे यूएई है या यूके है, किसी भी कंपनी का लॉ देखें, वहाँ पे 40 साल का कोई रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद नहीं, ना कोई रखना चाहता है, ना 40 साल पहले किसी को ये ख्याल था कि पनामा या ऑफशोर कंपनी जो 20 साल बाद जो है इमर्ज होगी उसकी रसीदें आपने रखनी है। गिफ्ट्स का ताल्लुक है, किसी आपने जो है बच्चे को गिफ्ट देते वक्त वो रसीद नहीं रखनी है, किसी दादा ने बच्चे को विरासत में पैसा देने के लिए फिर उसकी तो रसीद केस सीधा सीधा है। अगर आपने तमाम सबूत दे दिए हैं, आपने मनी ट्रेल भी साबित कर दिए हैं, फिर तो इस केस का फैसला आ जाना चाहिए था। देखिए उसका फैसला इसलिए नहीं आ रहा कि खान साहब ने मुसलसल अदालत पे प्रेशर डाला हुआ है। आज भी सोशल मीडिया के जरिए वो अदालत पे की एक कैंपेन उनकी मीडिया सेल चला रही है ताकि उनको मर्जी का जो है जजमेंट आए। अब इस तरह पोलराइज सूरत हाल में आप जब मीडिया सोशल मीडिया पीटीआई की मुनज़्ज़म टीम लोग जब अदालत पे प्रेशर डालेंगे तो वो किस तरह जजमेंट दे सकते हैं। अब उस देखना यह है कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सोशल मीडिया विंग तो आपका भी बड़ा एक्टिव है और भरपूर आपकी जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं साई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी जो अच्छा ज़ैक साहब बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो तमाम अपना काम कर लिया, हमने तमाम सबूत दे दिए हैं, हमने मनी ट्रेल भी साबित कर दिया है। दूसरी जानिब अगर हम जज साहिबान के रिमार्क्स पढ़े तो वो कहते हैं हमें बड़ी मायूसी है, जो चीज़ें हमने मांगी थी वो नहीं मिली। 3 सवाल जो उन्होंने उठाए थे, क्या उसका जवाब दिया गया नून लीग की जानिब से? सियासी रहनुमा भी इनकी मैं बड़ी इज्जत भी करता हूँ। एक चीज जो ये नहीं बता पाए, सारी चीजें ये बता रहे हैं कि सेनेटर सैफुर रहमान साहब भी यहीं पे हैं। पिछला जुम्मा जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ उनके घर में पड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ा है। दूसरी ये बात कर रहे हैं बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि एक दादा अपने पोते को कुछ गिफ्ट कर रहा है और उस बाप को पता ही नहीं है, और वो बाप को हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया कि वो सारे पाकिस्तान के मामला हैंडल करेगा। लेकिन उस वज़ीर-ए-आज़म का बाप जब उस वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को गिफ्ट देता है तो अपने उस बेटे को नहीं बताता जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, जो इन्होंने जमा करवाई है, कि वो बस दादा ने फैसला किया और पोते को दे दिया। और वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बनना था और बड़े उस वक्त भी बड़े वो मशहूर थे, बड़े मसरूफ थे सियासत में, तो इसलिए दादा ने ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि इनको पिक्चर से बिल्कुल आउट रखते हैं। और ये इस तरह का जिसमें हमारा एक कल्चर है जिसको मशरकी हम कल्चर कहते हैं कि बाप से पूछे बगैर ये सारी चीजें, तो बेसिक सवाल वहीं पे। फिर एक और जो चीज आई, अच्छा अगर हम अपने इस मशरकी कल्चर को साइड पे भी कर दें और अगर हम अदालत की हेयरिंग को देखें, वहां तो ये सब साबित करना होगा, तो आप रोज की बुनियाद पर इस केस की हेयरिंग को आप कवर करें, तो क्या नून लीग ने ये तमाम सबूत दिए? नहीं, नून लीग जो एक बात की नून लीग ने कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात को उन्होंने सियासी करार दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म का खानदान भी जो है जब कोई चीज करता है तो उनको नहीं बताता, और वज़ीर-ए-आज़म के वकला भी जो वो बयानात देते हैं उसको सियासी बयान करार देते हैं। और अदालत ने पूछा कि सियासी बयान देने से आपकी क्या मुराद है। अब मुझे बताएं, वो सियासत जो एक आम ताजर को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना देती है, आप कहते हैं कि झूठ बोलना जो है, गलत बयानी करना, वो सियासी बयान है। और सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं इसको तो आप सियासी बयान नहीं कह सकते। आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है पार्लियामेंट में सियासी बयान दिया, तो आप सियासत को साबित क्या करना चाहते हैं
कि सियासत जो एक आम आदमी को वजीर आजम बनाती है, जो इस सबसे मुकद्दस जगह है जिसको पार्लियामेंट हम कहते हैं, जिसमें की हुई बात आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे खड़े होके हम गलत बयानी करते हैं। और फिर जो लीडर ऑफ द हाउस है, अब सारों को छोड़ दें जो कि अब जो आपको लगता क्या है, आपको लगता क्या है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब 3 बार उन्होंने खिताब किया, जब उन्होंने तकरीर की और उन्होंने तमाम मामला कौम के सामने रखा, अब यह कहा जा रहा है कि वो सियासी तकरीर थी, आपको क्या लगता है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि कल को वक्त ये भी आ जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और क्या उन्हें पार्लियामेंट की अहमियत का अंदाजा नहीं था कि वहां पे वो जो बात कर रहे हैं वो क्या बात की जा रही है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है? अच्छा, मेरा जाती ख्याल है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब उन्होंने तकरीर की थी उस वक्त अभी मैनेजमेंट चल रही थी कि चीजों को किस तरह लेके आगे चलना है। कतरी शहजादे का मामला भी उसके बाद आया, फिर सेनेटर सैफुर रहमान जो कि बहुत इन थे, और कतर की इस फैमिली के साथ ना सिर्फ उनकी रिश्तेदारी है बल्कि वो उनके जो बिजनेस, इनके जो सुल्तान हमाद के बेटे हैं उनके बिजनेस के फ्रंट मैन भी हैं यहाँ पे, और उनकी जो इनके बेटे हैं जिनका ये लेटर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है पाकिस्तान में, एक तवानाई के जो है मंसूबे में, जो कि कराची में है। तो सेनेटर सैफुर रहमान साहब उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उस सारी जो फैमिली को। तो मेरा ये जाती ख्याल है, जो कि गलत भी हो सकता है। सही रुकिएगा जरा, मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक की तरफ चलते आएंगे तो सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक की जो गुफ्तगू हुई है उस पर इनका क्या तज़किया है, और ख़ास तौर पे ये पॉइंट कि पार्लियामेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोला है या कोई गलत बयानी की है, इसे सियासी तकरीर कहा जा रहा है, तो इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? इसका मतलब तो ये है कि इस पार्लियामेंट में होने वाली किसी भी कार्रवाई को हमें संजीदा नहीं लेना चाहिए। और अब आगे क्या होने जा रहा है, कमीशन बनेगा या जो नया बेंच है वो समाप्त करेगा, इस पर तज़किया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। सलमान आबिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ज़रा इस पे आप लाजमी कमेंट कीजिएगा कि पार्लियामेंट की इस मुल्क में हैसियत क्या है। वो पार्लियामेंट जिसे सबसे मुकद्दस समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि वहाँ जो बात की जाती है, जाहिर है कि उसकी जो अहमियत है वो कहीं और नहीं हो सकती। इस पर लाजमी कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ ये बताइएगा, अब आपको क्या लग रहा है, नए चीफ जस्टिस आएंगे, डेफिनेटली वो इस बेंच को हेड करेंगे, क्या समात होगी, यहीं पे होगी, या मामला कमीशन की तरफ जा रहा है? और क्या ऐसे भी कोई सर्कमस्टेंसेस हैं कि पिटीशन खारिज हो सके, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए ना, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है आमिर डार साहब। पहली बात तो ये है कि जब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, पहले उन्हें 2 फैसले करने हैं। एक तो ये कि क्या वो खुद उस बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, पहले ये भी फैसला करना है। ज़रूरी नहीं कि चीफ जस्टिस खुद भी उस बेंच का हिस्सा हो, उन्हें नया बेंच बनाना है, और नए सिरे से वो बेंच जब तश्कील देंगे तो उन्हें अपने बारे में भी फैसला करना है। और बात उन्होंने ये तय करनी है कि क्या ये जो मौजूदा 4 इस वक्त जज हैं, क्या वो भी उस बेंच का हिस्सा होंगे या उनमें भी वो तब्दीली करते हैं। और तीसरा फैसला उनको ये करना है कि क्या वाकई इस बेंच ने ही प्रोसीडिंग को आगे लेके चलना है, या वो जैसे आपने कहा कि अदालती कमीशन एक रुकनी जो है वो बनाया जा सकता है। अब मसला यह है कि अदालती कमीशन बनाने के बारे में तो इमरान खान कह चुके हैं कि वो इसको तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने कहा है कि यही बेंच इसमें चीफ जस्टिस शामिल हो जाए और यही बेंच इसको प्रोसीडिंग करेगा। तो इसलिए अगर वो एक कमीशन की तरफ जाते हैं तो फिर लगता है कि इमरान खान के बाइकाट की वजह से एक नया डेडलॉक पैदा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस पटिशनर के अंदर जो मेजर फरीक है वो इमरान खान ही है, और वो ये बात कर चुके हैं कि दोबारा सड़कों पर आएंगे। वो कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो फिर इसका बाइकाट करके दोबारा सड़कों की तरफ चले जाएंगे, तो ये सारी जो अदालती प्रोसीडिंग है इसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप याद रखिए, डॉक्टर साहब जैसे भी साही भी कह रहे थे, पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। ये बार बार हमारे यहां जमहूरियत के लोग कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब पार्लियामेंट जब सुप्रीम है तो वजीर आजम जब पार्लियामेंट के अंदर जो बात करेंगे उसकी एक सियासी अहमियत है, और उस अहमियत को आप इंकार नहीं कर सकते। इस प्राइम मिनिस्टर जब बात करता है तो उसको पूरी दुनिया के अंदर लेजिटिमाइज पोजीशन मिलती है। अब ये अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा कि उनके पास तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं, तमाम प्रोसीडिंग्स भी मौजूद हैं, तमाम रसीदें भी मौजूद हैं, और ये बातें उन्होंने खुद अपनी सफाई में खुद पेश की। उन्हें किसी ने इंसिस्ट नहीं किया था, वो खुद आए पार्लियामेंट में, उन्होंने 1 से 2 दफा खिताब किया, फिर कौन से खिताब किया। मतलब सवाल ये है, अगर पार्लियामेंट में सियासी तकरीर थी या उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, तो जो पिटीशन शेख रशीद साहब ने दायर कर रखी है आर्टिकल 62-63 के हवाले से,
इसका मतलब है वो तो फिर पूरी उतरती है ना, इस हवाले से तो अदालत अपना फैसला सुना सकती है। बाकी देखिए ना, आर्टिकल 62 और 63 के तहत वो कह सकते हैं एक बात, और दूसरी बात यह है कि यह खुद पार्लियामेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला है। पार्लियामेंट में जितनी जमातें मौजूद हैं, ये सबका फर्ज है कि वो प्राइम मिनिस्टर से इसके ऊपर जवाबदेही करें कि आपने जो बात किया, आपने इसको सियासी बयान कह के टाल दिया है। और एक बात मैं आपको डॉक्टर साहब वजाहत करना चाहता हूं, ये जो बात की गई है कि उनका बयान सियासी था, ये सलमान भट्ट का बयान नहीं है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि वकील जो होता है वो अपने क्लाइंट की बुनियाद के ऊपर बात करता है। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान समझिए, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात की है तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट को उनको खुद जवाबदेह लेना पड़ेगा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में की हुई बात सियासी है, तो आइंदा फिर हम प्राइम मिनिस्टर की हर बात को जो वो पार्लियामेंट में करें उसको सियासी बात समझ के नजरअंदाज कर दें। इसलिए अदालत क्या करती है, अदालती पॉइंट क्या है, मैं सिर्फ सियासी बात कर रहा हूं कि सियासी बुनियाद पर वजीर आजम ने यह बात कह के कि उन्होंने सियासी बयान दिया है, इससे उनकी तौकीर जो है वो बड़ी नहीं है। ना सिर्फ उनकी तौकीर नहीं बड़ी, बल्कि इस पार्लियामेंट को भी उन्होंने बेतौकीर किया है। एक बात। तीसरी बात यह है कि देखिए, अभी चकजई साहब कह रहे थे, जो 3 सवाल उन्होंने छोड़े थे, एक उन्होंने सवाल ये छोड़ा था कि जी एक तो जो मरियम का की डिपेंडेंट का इशू है, दूसरा उन्होंने कहा कि क्या जो पार्लियामेंट में तकरीरें की हैं उसको वो सही है या दुरुस्त है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप प्रॉपर्टियां और ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं, सरमाया कहां से आया, अब सरमाया कहां से आया। लेकिन आप बात याद रखिए कि उन्होंने जो वहां पे बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ये 70-80 की दहाई की पत्थर के जमाने की बातें, अभी अचकजई साहब भी कह रहे हैं कि वो रसीदें गुम हो गई हैं या वो रसीदें हैं नहीं है, तो अब वो कैसे आगे आप पेश करेंगे अदालत के अंदर जब ये बात आगे अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मैं अचकजई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। इस बात का या इस सवाल का आपकी जानिब से, वकला की जानिब से क्या जवाब दिया गया है जब अदालत ने यह सवाल रखा कि क्या वज़ीर आज़म के कौल फेल में तजाद है, क्या वाकई एक सियासी तकरीर थी, तो इस हवाले से आपने क्या जवाब दिया? आमिर भाई, पहले तो मुझे ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने झूठ बोला है। मैं इस बयान की मजम्मत करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, वो करोड़ों लोगों के वोट से आए हैं। जो कॉमन सेंस है, जो रॉकेट साहब ने ये क्यों कहा, वो तो एक सियासी तकरीर थी जो पार्लियामेंट में की गई। तो जो आपकी तशरीह है वो तशरीह आपकी गलत है ना, मैं तशरीह दे रहा हूँ आपकी। सियासी इसलिए है कि लीगल बयान नहीं था। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप लीगल बयान देते हैं, आप अंडर ओथ होते हैं, आप क्रोनोलॉजी देते हैं, आप कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई, किस वक्त हुई, कौन से डेट थे, कौन सी पार्टीज थी। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में बयान देते हैं या कहीं और भी आप बयान देते हैं, उसमें आप लीगल स्टेटमेंट जो है, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आप अंडर ओथ होते हैं। पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी, पूरी कौम ने सुनी थी, बड़ी लंबी तफसील थी, उन्होंने एक फैक्ट्री का बताया था, उसमें कहीं कतरी शहजादा नहीं था। देना आपने अच्छा, पहली बात ये कि आपको समझ आनी चाहिए कि लीगल और पॉलिटिकल बयान में फ़र्क है। लीगल बयान में आपको तमाम क्रोनोलॉजी दी जाती है, जिसमें जहाँ पे जिक्र होना चाहिए था डेट का वो है, जहाँ पे कतरी शहजादा का जिक्र होना चाहिए था वहाँ पे है, और जहाँ पे मिसिंग लिंक्स हैं जो आप नहीं बताना चाहते उस स्टेज में, क्योंकि आपको सब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती। अब फैक्ट्स, उन्होंने कहा कि उनकी बिजनेस फैमिली है, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब ने बाहर बिजनेस किया, ये फैक्ट है। उन्होंने दुबई स्टील मिल की बात की, ये फैक्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कई दर से नहीं लिया है, और उसमें और ना उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे का जिक्र नहीं आया। अब दूसरी अहम बात यह कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम आज भी समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अब यह साबित करना है कि ये जो है पैसा वाकई रिश्वत की बुनियाद पे था, और ये साबित करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बाकी पानामा में सिर्फ एक जुमला है कि इन लोगों की ऑफशोर कंपनियां हैं जो हम मान रहे हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें कोई रॉन्ग डूइंग हम सजेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा अब द ओनस लाइज विद पीटीआई कि जो इल्जाम उन्होंने लगाए, जो झूठ बोले हैं, वो साबित करें। अच्छा चलें, अभी केस जाहिर है उसकी समाअत मुलतवी होगी। अभी तक की जितनी समाअत हुई है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के बारे में कहूं? मैं एक मशरकी कल्चर के बारे में ये बात एक अर्ज करूं कि कभी भी ये नहीं हुआ कि एक बहन ने गिफ्ट लिया भाई से, उसकी रसीद रखी, किसी बाप ने अपने बेटी को गिफ्ट दिया, उसकी रसीद रखी, या किसी बेटे ने बाप को गिफ्ट दिया, उसकी रसीद रखी। ये आप बाल के खाल उतारने पे तो हम आए तो ठीक है, लेकिन अगर आप रखते हैं अपने भाई से गिफ्ट लेके, अगर अपनी बहन को, अपनी बेटी को रसीद गिफ्ट दे के रसीद रखते हैं तो मुझे आप बताएं, या मैं किसी दादा पोते को करोड़ों रुपए गिफ्ट कर रहे हैं, वालिद को पता नहीं, दरमियान में जाहिर ब्रिज है, लिंक है, उन्हें पता ही नहीं है। बड़ी वैसे हैरानकुन सी बात है। तो आपको इस पे एतराज है कि जुर्म है गिफ्ट करना?
ये पहला मुल्क है जिसमें आप बाप दादा विरासत के पैसे अपने पोते को दे और ये जुर्म बन गया। क्या ये जुर्म बाप है? को क्यों नहीं पता? नहीं तो ये जुर्म है कि अपने पोते को वो अपनी मर्जी से के मुताबिक पैसे दे। आप ये बताएं, आप ये साबित कर रहे हैं? नहीं, साबित ये कर रहे हैं अचकज़ई साहब के जो दादा ने पोते को पैसे दिए तो बाप को बिल्कुल नहीं पता था इस बात का। देखिए, नहीं तो आप इसे क्या अस्यूम कर रहे हैं कि उसको पता होना चाहिए, वो आके कोर्ट में बताए कि जी ये मैंने दिए मेरी सजेशन पे। आप ये कह रहे हैं, आप कहानी गढ़ना चाहते हैं। चलिए ये छोटा मोटा तोहफा है जी, करोड़ों रुपए का फैसला किया, छोटा मोटा तोहफा है, दादा की डिस्क्रिप्शन में उसने फैसला किया। अब ये कोई अनहोनी बात है कि एक पोते को वो दे सके? अब ये कह रहे हैं कि हमारे कल्चर में ये नहीं होता। चलें ठीक है, चलें आपको ये बिल्कुल ये आपको अदालत में साबित करना है जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस चीज को, ये इस बात को लेकर कोई भी बंदा अपनी तशरीह कर सकता है, लेकिन ये आपको अदालत में साबित करना है और अदालत ने इस हवाले से सवाल भी उठाया है। मुझे ये बताइए, अब तक की जो समाअत हुई, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कितना भारी था? क्योंकि अब ये हो सकता है कि दोबारा से एक दफा फिर दलाइल दिए जाएं। देखिए, हमने तो अपना केस सबमिट किया है। हमने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, उसके लिए हमने क्रोनोलॉजी दी है, हमने तमाम जो है सब डिटेल्स प्रोवाइड की है। हमने कहा है कि ये बिजनेस जो है वो ऑफशोर था, उसकी क्रोनोलॉजी दी है। हमने कहा है कि ये करप्शन से इल गॉटन मनी नहीं है। अब जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने साबित करना है, उन पे जो है वो रिवर्स नहीं होता, बार ऑफ जो प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो अब उन्होंने साबित करना है कि क्यों कर हुई है। अब उन्हें आना है। रही ये बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्डन की बात कर रहे हैं, मैं सही साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। दिया है, आप काउंटर करें। ठीक है, सही साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पहले 1.5 महीना ये समाज चली है, ये सबूत नहीं सामने रख सकी कि 2006 से पहले की ये ऑफशोर कंपनीज थी और ये फ्लैट से, तो आपको क्या लग रहा है, मामला पिटीशन जो दायर की गई है उसके खारिज की तरफ जाता हुआ कोई दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, ये काफी मुश्किल है ये सारी चीजें प्रूफ करना उनको, क्योंकि पनामा जो है वो बिल्कुल, जो पनामा में कंपनीज हैं वो तो, और इनको भी पता है, चकसाई साहब को भी पता है कि वो इनको नहीं देंगे सबूत, और 2006 से पिछली चीजें साबित करना बहुत मुश्किल है। एक तो चीजें जो इन्होंने कहा सियासी बयान पार्लियामेंट में, हमें जो है, मुझे जो पता है, एक मेरा 12-13 साल का तजर्बा है कि वज़ीर-ए-आज़म पॉलिसी बयान देते हैं और पार्लियामेंट में भी आप अंडर ओथ होते हैं। अब मुझे बताएं, जो कश्मीर पे सारी बातें करते हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी पे सारी बातें करते हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान पे सारी बातें करते हैं, तो सारी हम उनको, अचकज़ई साहब, क्या उनको हम सियासी बयान के तौर पे ले या पॉलिसी बयान के तौर पे? लेकिन लीगल बयान है या नहीं? लीगल बयान है या नहीं? लीगल जिसे कहते हैं कोर्ट में, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया साहब। इतना नहीं, साहब रुकिएगा जरा, तशरीह की बात रोकना पड़ा है, रुकिएगा जरा, छोटा सा वक्फा है, कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं तो इसी नुक्ते से हम आगे दोबारा अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अचकज़ई साहब जो बात कर रहे थे, बार बार वो एक ही पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर का लीगल बयान था, पार्लियामेंट में सियासी बयान था। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि अगर लीगल बयान और है, सियासी बयान और है, तो इसका मतलब एक तजाद आ गया ना। बिल्कुल, और हम कोई पार्लियामेंट से बाहर जो मर्जी वो कहते फिरे उस पर हम बात नहीं कर रहे। जब आप पार्लियामेंट में आते हैं, और ये वही पार्लियामेंट है जो कहती है कि आज से आप सूबा सरहद नहीं कहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा कहेंगे, पूरे का पूरा मुल्क जो है अगले दिन से उसको सूबा खैबर पख्तूनख्वा कहना शुरू कर देता है। ये पार्लियामेंट कहती है आज से कादियानी गैर मुस्लिम है, उनकी जो इबादत गाह है उसको मुसलमानों की इबादत गाह कहने पे आप पे पर्चा मुकदमा होता है, उनको सलाम लेने से आप पे मुकदमा होता है। तो मैं, और ये सबसे मुकद्दस तरीन जो इस मुल्क की जो जगह है वो पार्लियामेंट है। यहाँ पे की हुई बात आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इतना बड़ा लीगल इसके ऊपर कवर है। और फिर एक जो लीडर ऑफ द हाउस है उस पर तो और ज्यादा बाइंडिंग है कि आपने जो बोलना है सच बोलना है, और लीगल पॉलिसी जब आप देते हैं तो सारी लीगल चीजें आपकी तरफ देख रही हो। इसका मतलब है मुस्तकबिल में इस पॉइंट को लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खासे मुश्किल में पड़ सकते हैं, खासतौर पर जब तजाद की बात होगी।
ये बिल्कुल ये बात सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई थी 62-63 की। उन्होंने कहा था कि उसके लिए फोरम अवेलेबल है, शायद उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ था कि 62 इसी बात पे वहां पे जो वकील है शेख रशीद साहब भी और तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने कहा था कि इन पे क्या 62-63 लागू नहीं होता, जिसपे अदालत ने कहा कि शेख साहब की तो पिटीशन ही है ना, शेख साहब की पिटीशन 62-63 के ऊपर है ना उनकी पिटीशन ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके लिए फोरम जो अवेलेबल है। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इस केस को पार्सली हर्ड ना समझा जाए, मतलब ये कि अगर नया बनेगा बेंच तो सारी की सारी जो है वो नए सिरे से होगी, सारी चीजें उसमें दलाइल यही हो सकते हैं, लेकिन हेयरिंग सारी नए सिरे से होगी। सलमान साहब, लग रहा है कौम ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे इतना बड़ा ये धब्बा या इल्जाम लगा है, ये होना बड़ा जरूरी है। और अगर एहतसाब नहीं होता तो क्या एहतसाब से ईमान नहीं उठ जाएगा इसको? ये सारा मामला जो है एक टेस्ट केस बन गया है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। जैसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं ये टेस्ट केस है, जवाब ले लूं सलमान साहब, क्योंकि देखिए ना, पहले मसला ये है कि एक सियासी महाज पर एक मामला गर्म था, फिर उसके बाद आप एक कानूनी महाज पर अदालत के अंदर ये सारा मामला गर्म है। अब इसके अंदर से एक जस्टिस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो कोई भी हो, मैं फैसला कुछ भी हो, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब मसला ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं वो बड़े सीरियस किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे आप जैसे बिल्कुल ठीक कहा चकजई साहब ने कि अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी 2005 से पहले की है तो उनके पास उनको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एडमिट कर चुके हैं, उनके बच्चे एडमिट कर चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी भी उनकी है और साथ साथ वो पनामा की जो ऑफशोर कंपनियां वो भी उनकी हैं। अब उसको भी बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर भी लागू होता है। और मैं सिर्फ चकजई साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप अदालत की प्रोसीडिंग को रिव्यू करें तो उसके अंदर अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर भी है। वो जो 3 सवालात उस दिन रखे गए थे उसके अंदर वो बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी तरफ भी डाला गया था। अब सवाल यह है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ आना था उस पर जो वकील साहब ने कहा कि जी हमारे पास वो एविडेंस नहीं है, उसमें उन्होंने 2 प्ली ली। एक तो उन्होंने यही बात की जो चकजई साहब कह रहे हैं 70-80 की दहाई में हमारे पास कल्चरली हमारे पास वो एविडेंस नहीं होते, प्रूफ नहीं होता। लेकिन साथ उन्होंने दूसरी बात भी की है। दूसरी बात उन्होंने की कि 99 में जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की तो वो बहुत से डॉक्यूमेंट साथ ले गए, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब देखिए मसला यह है कि अदालत जो है वो इन बातों की अहमियत नहीं होती है। अदालत के अंदर तो आपको एविडेंस देना है, दोनों पार्टियों ने देना है, उन्होंने भी देना है और इन्होंने भी देना है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फर्जी कहानियां सुनाएंगे तो उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। अब मसला यह है कि इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मसलन अभी इन्होंने कहा कि मनी ऑफ ट्रेल दी गई है। मुझे जरा बता दीजिए चकजई साहब, जरा मनी ऑफ ट्रेल क्या दी गई है? मतलब अभी तो इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। मनी ऑफ ट्रेल तो दी नहीं गई है सही तरीके से, और सबसे बड़ा सवाल ये है पैसे की लेन देन हुई है तो केस खत्म होने, पैसा गया है, ट्रांसफर हुआ है, इधर से गया है उधर से गया है, उसकी तो कोई ट्रेल नहीं है। अच्छा, जो ट्रेल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कही थी कि पैसा हमने यहां से कमाया और यहां से भेजा वहां से भेजा, उससे तो आप विड्रॉ कर गए हैं, आपने तो एक नई प्ली ली है उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जब अदालत अगले माह लगेगी तो देखना ही होगा कि पहले तो मुझे देखिए ना, पहला इब्तिदाई फैसला तो ये है कि क्या ये बेंच ही इसको लेकर आगे करेगा या इसके अंदर जो है कमीशन निकल के सामने आता है। दोनों सूरतों में मुझे लगता है कि 2 मुख्तलिफ सूरतें निकल के सामने आएंगी और मुझे लगता है कि ये मामला अदालती कार्रवाई से ज्यादा एक सियासी मसला बनता जा रहा है और दोनों तरफ से जो सियासत है वो गालिब नजर आ रही है। रुकिएगा जरा, इस पे मैं चाहूंगा अच्छा साहब आप जरा रिस्पॉन्ड कर लें और उसके बाद एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा अपने तीनों गेस्ट से। इस पे पहली बात हुई है 62 और 63 की बात मैं कहूँ। देखिए सबसे ज़्यादा बात कौन कर रहे हैं? शेख रशीद साहब। देखिए अगर 62-63 अप्लाई होता है तो सबसे पहले तो वो जो है आउट हो जाएंगे। इसी तरह PTI के क्लॉजेट में बहुत से स्केलेटन्स हैं, खान साहब आउट हो जाएंगे। तो ये 62-63 के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आधी पार्लियामेंट तो घर बैठ जाएगी। लिहाजा ये कोई मजाक नहीं है, बैठना चाहिए ना, सबको बैठना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर नहीं, सबको बैठना चाहिए अगर झूठ बोला जा रहा है। देखिए आपकी राय, आपकी एक राय, उसका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन अगर इसकी वाकई 62-63 की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो तो ये आपकी जो आधी पार्लियामेंट है वो घर बैठे। रही ये बात कि हमने जो ट्रायल दिए वो तो मैं रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सिर्फ गैप हमारे केस में देखने हैं। अगर गैप की बुनियाद पर आप एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। और ये राय रखना भी ज़्यादती इसलिए है कि आपने बजाय ये कि काउंटर करें कि नहीं ये पोजीशन जो है साबित है
चीज़ में नहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, नहीं ये मरियम नवाज साहिबा जो है साबित है डिपेंडेंट, इसको आप साबित करने में नाकाम रहे और सियासत की बुनियाद पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पॉलिटिकल केस पहले भी था, आज भी है, वरना जो है पीटीआई इस पे पॉलिटिक्स नहीं करती, बाकी मीडिया जो है इसको इस तरह हाईलाइट नहीं करती। अगर ये पॉलिटिकल केस ना होता तो पॉलिटिकल तो बन चुका है, लिहाजा इसकी मेरिट जो है वो लीगलिटी में नहीं है, पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स आप खेलते रहे, मीडिया भी खेलता रहे, बहुत मुश्किल फैसला होगा। हमारा भी हक है कि उनको जवाब देते रहें। फैसला है वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हसन भी ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मशवरा दिया था कि आप इस केस को अदालत में ना लेके जाएं, क्योंकि एक सियासी केस है, तो जो सियासी केस हैं वो सियासी मैदानों में लड़े जाते हैं। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस मौक़िफ़ के हवाले से, जो ये कहते हैं कि हम कमीशन नहीं जाते। ये वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जो हर मामले पर कमीशन चाहा करती थी। इसकी वजह क्या है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑन साई साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सर क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ भी हो जाता था, कमीशन बनाने का हमेशा मुतालबा करते थे। अब जबकि ये तजवीज़ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस केस को लेकर हम कमीशन बना दें, क्यों इस तजवीज़ को मुस्तरद किया जा रहा है? और अगर कमीशन बनता है तो आपको लगता नहीं है वो तमाम शवाहिद जो बेशक कम हैं, थोड़े हैं, दोनों अफ्रीकैन की जानिब से जो दिए गए हैं, उनकी फ्रांसिक एक्सपर्ट्स आएंगे, उनकी सेहत क्या थी, क्या ये शवाहिद ठीक थे, नहीं ठीक, सब कुछ सामने आ जाएगा। इनके इस मुतालबे से या इस तजवीज़ से भागने की वजह क्या है? एक तो आमिर डार साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनमें इस तरह का एक पॉलिटिकल अभी उनमें मैच्योरिटी आनी बाकी है, अभी उनमें बहुत सारी चीजें उन पे भी थोड़ा सा अगर देखें। दूसरा उनका जो कमीशन का तजुर्बा है, चोटे खाने से इंसान सीखता है, खासी चोटे खा ली खान साहब ने, अभी भी कुछ नहीं सीखा, सीख रहे हैं और भी सीखेंगे, लेकिन एक तो कमीशन का उनका अपना जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर नहीं। दूसरा इसमें एक बहुत अहम कानूनी बात है, चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं और इस केस में कम से कम 2 बार कह चुके हैं कि इदारे इस मुल्क में काम नहीं कर रहे। अब मुझे ये बताएं कि कमीशन आपने बनाना है तो क्या एलियंस ने आना है? नैब का नाम लेके कह चुके हैं, FIA का नाम लेके कह चुके हैं, FBI का नाम लेके चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं। लेकिन साहब तो मुझे बताएं, मैं कल आसमा जहांगीर साहब को सुन रहा था, वो ये कह रही हैं कि अदालत जितने भी शाहिद हैं अदालत उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकती, तो सर क्या फोरम होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए, एहतसाब के लिए? बिल्कुल अदालत के लिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी नहीं बना सकते। ये बड़ी कैच 22 की सूरत हाल है, बड़ा एक प्रेशर जो है डेवलप हो रहा है और ये केस एक पॉलिटिकल केस सुप्रीम कोर्ट ने लेना और फिर उस पर फैसला करना, तो बहुत सारे इसकी डायमेंशंस हैं कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल करना है, और अगर करना है तो फिर क्या ये एक आप प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त सूरत हाल है, जिससे कोर्ट को भी निकलना है, हमारे जो सियासी पार्टी उनको भी निकलना। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इस केस को डाई डाउन नहीं होने देगी। कल उनके जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका इजलास हो रहा है, जिसमें वो फैसला करेंगे कि आया हम नेशनल असेंबली में जाएं या ना जाएं, और अगर जाएं तो क्या अदम एतमाद ना लेके वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा सर साहब, इसमें जरा क्विकली बताइएगा, आपको नहीं लगता है जो कानून है वो कमजोर है, जो मुल्ज़मान है वो गिरफ्त में नहीं आ सकते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात करती है कि हमने जो पनामा बिल पेश किया है उसे अगर मंजूर कर लिया जाता तो अदालत को हम मजबूत करते और जो मुल्ज़मान है कटहरे में आते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होता। बिल्कुल, हर चीज को हम सियासी बना देते हैं और ये पीपल्स पार्टी का अच्छा बिल था। और आज कमरजमान कायरा साहब ने कहा भी है, सिंध में खड़े होकर उन्होंने कहा अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता या ये हम पे इल्जाम होता पनामा लीक्स, तो हमें कब की सजा मिल चुकी होती। बेसिकली अगर आपको जो जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह का याद हो, जो 1993 में जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रीइंस्टेट किया गया था, तो उस बेंच में वो शामिल थे और उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि जो सिंध का वज़ीर-ए-आज़म है उसके साथ अदालत और तरह का बर्ताव करती है, और जो पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म है शायद उसके साथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सज्जाद अली शाह साहब का जो उन्होंने फैसला लिखा था, जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उस वक्त रीइंस्टेट करने का 1993 में, ये उसमें बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पे छोटे सूबों में, छोटे सूबों की पार्टियों में एक तरह की ये है कि शायद जो इदारे हैं उनका टिल्ट है किसी तरफ, वो किसी एक पार्टी को या बड़े सूबे की पार्टी को शायद ज्यादा उसकी तरफ उनका रुझान रहता है। तो बिल्कुल ठीक है जी, एक परसेप्शन बिल्कुल पाई जाती है। मैं अजय साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी जो ये कहती है
और अगर आप भी ये चाहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और आपकी पार्टी और आप सब ये कहते हैं कि जी बेशक प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसका बेहतरीन तरीका ये नहीं कि जो बिल आया है, जो पनामा बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है, उसे मंजूर किया जाए। बिल को क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा सर? देखिए, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में उसकी अगर आददी अक्सरियत आप देखें तो तकरीबन 17% है, जिसमें और भी पार्टियां हैं, PML की मेजॉरिटी है। कोई भी बिल आप बिलडोज नहीं कर सकते जब तक आप तमाम सियासी पार्टियां ऑन बोर्ड ना हो। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें तासुब की बू नज़र आ रही है। ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खुद अपने भाइयों का, अपने बेटों का, पोतों का, अपने बाप का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हिसाब दें। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी जो है वो एक तरफा बिल से उससे सिर्फ आपका ट्रायल नहीं होगा ना, तमाम जमातों का होगा। नहीं, तो वन मैन स्पेसिफिक है ना, वन मैन स्पेसिफिक है। लिहाजा अगर आप पार्लियामेंट में कानून साजी करते हैं तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं, एक इत्तेफाक राय बनते हैं। आप पॉइंट स्कोरिंग और सियासत जो बिलखसूस पीपल्स पार्टी की पंजाब की पार्टी ने करने की कोशिश की इस बिल के जरिए, वो एक इजहार है इस बिल में। लिहाजा इसको नहीं कबूल किया जा सकता। अगर वाकई ये सीरियस है, ये सिंसियर है, तो आइए हम एक ऐसा बिल लाएं जो न सिर्फ ये कि आइंदा के लिए रोबस्ट हो, जो इदारों को मजबूत बनाए और जिसका वाकई इंटेंशन लेटर एंड स्पिरिट में यही हो कि करप्शन को खत्म करे, ना कि एक शख्स के खिलाफ, ना कि गेट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रोजेक्ट हो, ना कि मुतासिबाना हो, ना कि ये कहे कि जी हमारे स्केलेटन को आप छोड़िए, आपके स्केलेटन को हम पहले एड्रेस करें। ये डिस्क्रिमिनेशन है। रही ये बात कि अदलिया किस तरह डिलीवर करे, अदलिया को ये चाहते हैं कि सिंध की बुनियाद पर या पंजाब की बुनियाद पर, एथनिक और सूबायत की बुनियाद पर फैसला करें। क्या गिलानी साहब पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या वो एक सिंध के प्राइम मिनिस्टर थे? ये अफसोसनाक हमारा, ये पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग उनकी टैक्टिक है कि वो मुल्क को एथनिक और जबान की बुनियाद पर, सूबायत बुनियाद पर इदारों को तकसीम करना चाहते हैं। चूंकि PML नून का वोट बैंक पंजाब में ज्यादा है, इसलिए वो PML नून को इस हवाले से सूबायत की बुनियाद पर ब्लैकमेल करना चाहते हैं और बाय एक्सटेंशन जुडिशरी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आपको ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एहतसाब कमीशन की बात की थी, इन दोनों जमातों ने अपने पूरे टेन्योर में कोई एहतसाब के हवाले से एक रत्ती भर भी काम नहीं किया। अगर किया होता तो आज शायद ये सूरत हाल ना होती। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये सियासी मसला जो है सियासी बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हल हो जाता और उस पर इत्तफाक राय हो जाता तो आज हम अदालत में ना खड़े होते। देखिए ना, अदालत में हम आए हैं अपने सियासी फेलियर की वजह से। उसमें हुकूमत भी फेल हुई है, उसमें हज़्ब इख्तिलाफ भी फेल हुई है। दोनों फरीकैन सियासी तौर पर इस मसले का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के जरिए तलाश नहीं कर सकते। आप किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? जिस पार्लियामेंट में सियासी तकरीरें की जाती हैं। नहीं, अब उसी पार्लियामेंट के जरिए जिसके साथ अभी अचकज़ई साहब ने कहा है कि अगर उसमें 62-63 लगा दें तो आधी पार्लियामेंट आउट हो जाएगी। उनको डर यह है कि आधी पार्लियामेंट आउट हो जाएगी, लेकिन 62-63 पे अमल दरामद नहीं करना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है एहतसाब के हवाले से, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से इस वक्त ये बात अदालत की कोर्ट में आई हुई है। अब मसला यह है कि अदालत से ज्यादा यह मसला इतना सियासी बन चुका है, जैसे ओन साही भी कह रहे हैं, जैसे अचकज़ई साहब खुद भी कह रहे हैं कि मसला सियासी बन गया है। अब इस सियासत का इसका हल जो है मुझे तो कुछ इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जो डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है, PMLN का PTI के ऊपर और PTI का PMLN के ऊपर। इसमें इंटरेस्टिंग केस ये देखना होगा कि 27 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो 4 मुतालबात रखे हैं अगर वो नहीं माने जाते तो उन्होंने कहा कि हम 27 तारीख के बाद फिर अब तहरीक चलाएंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान भी और तहरीक इंसाफ फिर दोनों बाहर निकलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। मैं अचकज़ई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे आ जाती है, जिस तरह बिलावल ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी वो लॉन्ग मार्च करेंगे अगर मुतालबात ना माने गए हैं, और अगर पीपल्स पार्टी और PTI इस पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर मिल बैठते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाएगी? कोई बैकडोर, कोई डिप्लोमेसी या दूसरे रास्ते से कोई बातचीत की कोशिश की जा रही है, या मुस्तकबिल में ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है इस केस को हल करने के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी और PTI में फ़र्क है। PTI कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो रवैया है एक सियासी पार्टी में होता है वो नहीं है, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय नहीं कायम कर सके, जिसकी वजह से हम पनामा कोर्ट हम चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी रिजनेबल है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी जमहूरियत पे यकीन है, यकीनन उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। नौबत यहाँ तक नहीं आएगी। लेकिन अहम बात मैं सिर्फ ये करूँगा सलमान साहब की खिदमत में, 62-63 में आप किस तरह डिटरमिन करेंगे एक जजमेंट? मसला आप सादिक हैं, क्या इधर मैं बैठ के दावा कर सकता हूं? ये कौन डिटरमिन करेगा? सवाल मैंने किया था, सवाल मैंने किया था, अगर गिलानी साहब को डिटरमिन किया था, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिल जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, सड़कों पे आ जाती हैं, क्या करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत?
देखिए, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। पहले भी पीटीआई आई है, आवाम ने उनको रिजेक्ट किया है, चाहे वो उनका लॉकडाउन की कॉल हो, चाहे इलेक्शन हो, ज़मीनी इंतखाबात। हम अपना काम करेंगे। इंकलाबी एनर्जी रिवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CPEC, आवाम की तरक्की, ये हमारे मंशूर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तमाम मंसूबे हुकूमत की जानिब से जो शुरू किए गए, हमारी जो आवाम जो है वो इससे बखूबी आगाह है और इससे वाकिफ है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने तीनों मेहमानों का, जान अचक का, ऑन सही साहब आपका और सलमान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाज़रीन, और आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।